नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 11 पढ़ेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज का टॉपिक है वसंतीकरण। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा वसंतीकरण। हमने लेक्चर नंबर 9 में देखा था कि पौधों में पुष्पन के लिए क्या चाहिए होता है। कई कारक होते हैं पुष्पन के प्रेरित करने के लिए। उनमें से एक हमने पढ़ा था दीप्तिकालिता। दीप्तिकाल मतलब प्रकाश की अवधि, और दूसरा आता है दीप्तिकाल के साथ साथ ही तापमान, टेम्परेचर। ये दोनों पुष्पन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। पौधों में तापक्रम के इस प्रभाव का अध्ययन लायसेंको ने चावल की 2 किस्मों में किया। चावल की 2 किस्में खोजी। कौन कौन सी? एक तो शीत किस्म और एक वसंत किस्म। पौधों में तापमान के इस प्रभाव का अध्ययन किसने किया? लायसेंको ने। और इन्होंने चावल की 2 किस्में, शीत किस्म और वसंत किस्म पर इसका अध्ययन किया। जो 1 वर्षीय पादप होते हैं, 1 वर्षीय मतलब उनमें पुष्पन के लिए पूरा 1 वर्ष लग जाते हैं। 1 वर्षीय पादपों में पुष्पन के लिए प्रकाश प्रथम कारक है और तापमान है ये द्वितीय कारक है। फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है। लेकिन जो द्विवर्षीय पादप होते हैं, मतलब इन्हें पुष्पन करने में 2 वर्ष लग जाते हैं। तो इनका पहला वर्ष तो कायिक वृद्धि होती है। पहले वर्ष में तो पहले वर्ष में कायिक वृद्धि और दूसरे वर्ष में होता है इनका पुष्पन क्रिया आरंभ हो जाती है दूसरे वर्ष में। यहां पर द्वितीय वर्ष में जो पुष्पन हो रहा है, इन्हें पुष्पन से पहले शीत ऋतु के कम तापमान को, मतलब सर्दी के कम तापमान में उपचारित होना आवश्यक है। एकदम लो टेम्परेचर होना चाहिए। यदि हम पुष्पन क्रिया से पहले शीत ऋतु में इन पौधों को उपचारित नहीं करते हैं कम तापमान पर, तो द्विवर्षीय पादपों में जो जनन क्रिया होती है, ये कायिक वृद्धि हो गई। तृतीय वर्ष में पुष्पन होगा, मतलब जनन क्रिया होगी। मतलब इसमें जो जनन अवस्था है वो प्रारंभ नहीं होगी और जो कायिक वृद्धि है, कायिक अवस्था है, यही बनी रहती है। यदि हम पुष्पन से पहले शीत ऋतु में उस पौधे को कम तापमान पर उपचारित नहीं करते हैं तो जनन क्रिया आरंभ नहीं होती है, कायिक अवस्था ही रहती है। जो शीतकालिक किस्में होती हैं, द्विवर्षीय में शीतकालिक किस्म में कृत्रिम शीत उपचार करते हैं। कृत्रिम शीत उपचार मतलब जैसे हम किसी प्लांट को हम उगाते, मान लीजिए हम कश्मीर में रहते हैं, उस प्लांट को हमने उगा दिया जमीन के अंदर, सीड को, तो वो पहले जो साल है उसमें वो थोड़ी बहुत ग्रोथ करेगा और जब इसकी फ्लोरिंग का टाइम आएगा तो ज्यादा तापमान होने के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण वो पुष्पन नहीं करेगा। अब फिर जिस महीने में हमने सीड डाला था, अगली साल उसी महीने में यहां पे आएंगे फ्लावर्स, पुष्पन होगा। तो इस पादप को हमें प्राप्त करने में 2 साल लग गए, द्विवर्षीय पादप हो गया। अब इसे 1 साल में प्राप्त कैसे करेंगे? हम इसमें कृत्रिम शीत उपचार करेंगे। कृत्रिम शीत उपचार मतलब हम इसे गर्मी में पुष्पन करवाएंगे।
कृत्रिम शीत उपचार मतलब हम इसे गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन करवाएंगे। ये होता है कृत्रिम शीत उपचार, या फिर पौधे में शीत उपचार के द्वारा पुष्पन कराया जाए, इस क्रिया को कहेंगे वसंतीकरण। मतलब हमने इस प्लांट को ऐसा फील करवाया कि गर्मी सर्दियां चल रही हैं, तो ये क्या करेगा, पहले अपनी कायिक वृद्धि कर ली इसने, और अब इसमें पुष्पन का टाइम आएगा तो हम गर्मी के अंदर इसे कृत्रिम शीत उपचार देंगे, जिससे इसमें पुष्पन की क्रिया होगी, और पुष्पन की क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। एक वैज्ञानिक हुए कोडर्ड, इनके अनुसार शीत उपचार द्वारा पुष्पन योग्यता के अर्जन को शीत उपचार द्वारा पुष्पन योग्यता के अर्जन को क्या कहते हैं, वसंतीकरण कहते हैं। ये है कोडर्ड की परिभाषा कि शीत उपचार द्वारा पुष्पन योग्यता के अर्जन को वसंतीकरण कहते हैं। वसंतीकरण में क्या होता है, इस तकनीक में सबसे पहले सीड को पानी में भिगोकर रख दिया जाएगा। जैसे ये कोई पोट है, इसमें पानी भरा हुआ है, हमने इसे में बीज छोड़ दिया। इसके बाद जो अंकुरित बीजों को यहां पर इस बीज को छोड़ दिया और भिगोकर किसके लिए छोड़ दिया, अंकुरण के लिए। अंकुरण मतलब होता है फूटना, थोड़ा बहुत फूटना, जिससे इसमें छोटी छोटी पत्तियां आ जाए। और ये अंकुरित बीज है, इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उपचारित किया जाता है। तो यहां पर ये कितना कम टेम्परेचर है, 0 से 5 टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर। शीत उपचार की यह अवधि भिन्न किस्मों के लिए भिन्न होती है, मतलब अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग होती है। जैसे किसी के बीज के लिए इतना टेम्परेचर जरूरी होता है, किसी के बीज के लिए कोई घंटों तक इन्हें उपचारित करना पड़ता है, और कहीं कुछ को सप्ताहों तक और कुछ को महीनों तक उपचारित करना पड़ता है। इस तकनीक में क्या हुआ, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले बीजों को हमने भिगोकर रख दिया अंकुरण के लिए। अंकुरण होने के बाद जो अंकुरित बीज है, इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न तापमान पर उपचारित किया गया है। ये होता है इस तकनीक में। अब जैसे गेहूं का सीड है, बाजरे का है, मक्के का है, अलग अलग सीड के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। कई तो कुछ घंटों के लिए रखे जाते हैं या फिर कई सप्ताहों तक रखे जाते हैं। शीत उपचार के समय पत्तियों में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो वसंतीकरण को नियंत्रित करते हैं। किसे नियंत्रित करेंगे, वसंतीकरण को नियंत्रित करेंगे। शीत उपचार के समय पत्तियां होगी, जैसे यहां पे अंकुरित हो गया था और हमने कम टेम्परेचर पर रख लिया। जैसे ये कोई प्लांट है, अब इसकी पत्तियों में कुछ ऐसा पदार्थ बनेगा जो वसंतीकरण को नियंत्रित करेगा। तो हार्मोन है, जैसे वर्नेलिन व क्लोरिजन। ये दोनों हार्मोन काल्पनिक हार्मोन है। इन्हें अभी तक अलग अलग नहीं किया है, पृथक नहीं किया जा सके अभी तक। कैसे हार्मोन है, काल्पनिक हार्मोन। क्या होता है, एक बार फिर से देखिए, डायग्राम से समझते हैं। सॉरी, शीत लिखना था। शीतकालिक पादप को हमने क्या किया, लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर
कम तापमान पर उपचारित किया। उसके बाद एक हार्मोन बना, वर्नेलिन हार्मोन। अब ये प्रेरण दीप्ति काल से कौन सा हार्मोन बनाएगा? क्लोरीजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एक काल्पनिक हार्मोन है और क्लोरीजन हार्मोन से बनेगा पुष्पन क्रिया, फ्लोरिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर होगा प्रेरण दीप्ति काल। शीतकालिक पादपों को कम तापमान पर उपचारित किया, इससे वर्लेनिन हार्मोन बना, जिसे प्रेरण दीप्ति काल से क्लोरीजन हार्मोन बना और क्लोरीजन से फ्लावरिंग जो है मतलब पुष्प खिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि हम जो शीतकालिक पादप मतलब शीतकालिक पादपों को हम क्या करते हैं? वसंतीकरण करते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि वसंतीकरण पादप, वसंतीकृत पादप। यदि हम इन प्लांट्स को कम तापमान से ज्यादा तापमान दें, हाई टेम्परेचर दें, तो वे अधिक तापमान में उपचारित नहीं होंगे और जो वसंतीकरण का प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा और इसे हम कहेंगे विवसंतीकरण। क्या कहेंगे? विवसंतीकरण। वसंतीकृत पादप है वो किस तापमान पर? लो टेम्परेचर पर क्या होते हैं? उपचारित होते हैं। लेकिन हम इसे अधिक तापमान दें तो ये उपचारित हो जाएंगे और इनमें जो वसंतीकरण का प्रभाव होता है, वसंतीकरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं विवसंतीकरण। अब हमने जान लिया वसंतीकरण किसे कहते हैं, विवसंतीकरण किसे कहते हैं। हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं जीर्णता और विलगन। अब हम एक बार जीर्णता और विलगन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट आता है जीर्णता। आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, सभी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन किसी के मरने का टाइम अलग होता है और किसी का अलग होता है। अब उसमें आता है एक वर्ड जीर्णता, जो पत्तियों में पढ़ रहे हैं। पत्तियों में जब परिपक्व अवस्था आती है मतलब वो पत्तियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। पत्तियों में परिपक्व अवस्था ग्रहण करने के बाद मृत्यु तक, ग्रहण अवस्था से मृत्यु तक के काल को मतलब इसके बीच का जो समय है उसे हम कहेंगे जीर्णता। सजीव परिपक्व या फिर पत्तियों में परिपक्व अवस्था ग्रहण करने के बाद मृत्यु तक के काल को जीर्णता कहते हैं। मतलब मृत्यु से पहले की अवस्था, वृद्धावस्था से पहले की अवस्था को जीर्णता कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सजीवों में परिपक्व अवस्था ग्रहण करने के बाद मृत्यु तक के काल को जीर्णता कहते हैं। जीर्णता के समय में पत्तियां कमजोर हो जाती हैं। मतलब कमजोर का मतलब है कि उसमें जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो नहीं होती है और उसकी कार्य करने की क्षमता जैसे ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। क्या क्या कम पड़ा? उपापचय क्रियाएं और इसके कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता, और इसका जो शुष्क भार होता है, शुष्क भार में कमी आ जाती है। और शुष्क भार में कमी आएगी तो पत्ती है वो मतलब पत्ती की या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जीव है वो मृत्यु के समीप आ जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हम पत्ती की जगह सजीव भी ले सकते हैं। सजीवों में परिपक्व अवस्था से लेकर ग्रहण करने के बाद मृत्यु तक के काल को जीर्णता कहते हैं। सजीवों में इस काल में क्या होता है? सजीवों में उनका शरीर कमजोर हो जाता है, उपापचय क्रियाएं कम हो जाती है, कार्य क्षमता है उसकी दर भी धीमी हो जाती है और शुष्क भार में कमी आ जाती है और
लास्ट में क्या होता है, जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये आ गया जीर्णता। अब एक वैज्ञानिक और हुए थे, लियोपोल्ड। इन्होंने पादपों में चार प्रकार की जीर्णता बताई। पहली इन्होंने बताई संपूर्ण पादप जीर्णता, या दूसरी बताई शीर्ष, या ये कहें प्ररोह जीर्णता। थर्ड इन्होंने बताई पर्णपाती जीर्णता। और फोर्थ इन्होंने बताई क्रमिक जीर्णता। अब हम इसे पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे कि संपूर्ण पादप जीर्णता या प्ररोह जीर्णता, पर्णपाती जीर्णता और क्रमिक जीर्णता किन्हें कहते हैं। तो फर्स्ट आता है संपूर्ण पादप जीर्णता। संपूर्ण पादप जीर्णता किसे कहते हैं? जो एक वर्षीय पादप होते हैं। एक वर्षीय क्या होते हैं? जो एक ही वर्ष में पुष्पन भी कर लेते हैं और कायिक वृद्धि भी कर लेते हैं। इनका प्रथम कारक क्या होता है? प्रकाश, और द्वितीय कारक तापमान होता है। ज्यादातर जो एक वर्षीय पादप होते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों, चना, टमाटर और कई सारे, इन पादपों में एक वर्षीय पादप है, ये पादप पीले पड़ जाते हैं, पीले पड़ गए और सूखने लग गए। मतलब सारा जो प्लांट है वो पीला पड़ के सूखने लग जाएगा, वो भी एक वर्षीय पादप। इसे हम कहते हैं संपूर्ण पादप जीर्णता। एक बार फिर से देखिए, अधिकांश एक वर्षीय पादप जैसे कि गेहूं, सरसों, चना, टमाटर एक्सेट्रा में पादप है वो पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़कर सूख जाते हैं। इसे कहते हैं संपूर्ण पादप जीर्णता। सेकंड नंबर पर आता है शीर्ष या प्ररोह जीर्णता। ये क्या होता है? ये जो जीर्णता है इसमें प्रतिवर्ष मतलब हर साल, ये कह सकते हैं प्रतिवर्ष, पादप का ऊपरी भाग, जैसे प्लांट बनाते हैं, और ये इसकी जड़ें हैं। अब इस प्रकार की जीर्णता में पादप का ऊपरी भाग, ऊपरी मतलब भूमिगत भाग से ऊपर का भाग, ऐसे ये पत्तियां हैं, ये भाग, ये हो जाता है मृत। ऊपरी भाग ये हुआ, ये मृत हो जाता है। जबकि जो भूमिगत भाग है, इसके अंदर से तना आता है, ये मृत हो गया। इसका भूमिगत भाग क्या है? जड़ है, और ये स्टेम थोड़ी सी अंदर रहती है, तना है, ये दोनों रहते हैं जीवित। पहले वर्ष तो ये होता है कि हर साल ऊपर का भाग मृत हो जाता है, लेकिन जो नीचे के भाग होते हैं, भूमि के नीचे के तना और जड़ें जीवित रहते हैं। अगले ईयर क्या कंडीशन आई कि जो ये भाग है, यही बचा हुआ था शेष, ऊपर का सारा भाग मृत हो गया। अब इस भाग में कलिकाएं निकलेंगी, वायव्य भाग है ये ऊपर का, इसमें निकलेगी कलिकाएं, और ये कलिकाओं का निर्माण करता हुआ इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा। मतलब एक वर्ष में तो ये मृत होंगी ऊपर का भाग, नेक्स्ट ईयर में इसका जो वायव्य भाग है उसमें कलिकाएं निकल जाएंगी, और जिससे पादप की वृद्धि हो जाएगी। इसे हम कहते हैं शीर्ष, मतलब इसका शीर्ष भाग ही क्या हो रहा है? मृत हो रहा है। शीर्ष या प्ररोह जीर्णता। नंबर 3 आता है पर्णपाती जीर्णता। पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ती, पाती मतलब गिरना, मतलब पत्ती का गिरना। पत्ती कब गिरती है? कौन से मौसम में गिरती है पत्ती? पतझड़ में। पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं।
जैसे कोई भी प्लांट है, ये इसकी लीव्स हैं। अब इसकी लीव्स क्या होंगी, गिर जाएंगी, तो प्लांट कैसा हो जाएगा? सिर्फ उसमें टहनियां बचेंगी, फ्लावर्स या फिर पत्तियां हैं वो एक भी नहीं रहेंगी। इसमें पत्तियां तो गिर गई, लेकिन इसका जो तना है और जो जड़ है ये जीवित रहेंगे। पत्तियां मृत हो गई मतलब झड़ चुकी हैं, और इसके जो तना है और जड़ें वो जीवित रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आएंगी और तने से फिर से पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी नई नई पत्तियां। इस प्रकार से पर्णपाती मतलब पर्ण का गिरना, पत्तियों का गिरना। मतलब बहुत से पौधे होते हैं वो पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं, लेकिन इसका जड़ और तना है ये जीवित रहता है, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर तना फिर से पत्तियां निकालना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं पर्णपाती जीर्णता, मतलब पर्ण का गिरना, इसे कहते हैं पर्णपाती जीर्णता। नंबर 4 आता है हमारा क्रमिक जीर्णता। इस जीर्णता में एक वर्षीय पादप आते हैं, मतलब ज्यादातर एक वर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप कौन कौन से बताए थे आपको? गेहूं, चना, सरसों, टमाटर, ये एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय पादप सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी पुरानी पत्तियों को झाड़ेंगे। पुरानी पत्तियां झाड़ दी, पुरानी पत्ती झाड़ने के बाद वो झाड़ेंगे अन्य कोई भी पत्ती हो, नई पत्ती। फिर तना, फिर आएगी जड़ की बारी। तो इस प्रकार से ये पुरानी पत्तियां, फिर नई पत्तियां आएंगी, जड़, तना सब जीर्ण होकर मृत हो जाता है। जीर्ण, जीर्ण मतलब वृद्धावस्था से पहले की अवस्था, मतलब जो इसमें परिपक्व अवस्था आई थी, उसके बाद परिपक्व अवस्था ग्रहण करने के बाद मृत्यु तक के काल को जीर्णता कहा था। और ये सभी हैं ये जीर्ण हो जाएंगे, और जीर्ण मतलब मर जाएंगे। जीर्ण होकर के क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं। इसे हम कहेंगे क्रमिक जीर्णता। किसे कहेंगे? एक बार फिर से देखिए। अधिकतर एक वर्षीय पादपों में सबसे पहले पुरानी पत्तियां, उसके बाद अन्य कोई पत्तियां, तना, जड़ें जीर्ण होकर मृत हो जाती हैं। इसे कहते हैं क्रमिक जीर्णता। कौन से हार्मोन करते हैं जीर्णता? कौन कौन से हार्मोन करते हैं? ABA हार्मोन। ABA हार्मोन का फुल नेम क्या है? एब्सिसिक एसिड। दूसरा है इथाइलिन। ये हमने बहुत विस्तार से पढ़े थे सारे कि ABA क्या प्रेरित करता है, कौन कौन से विलग्न को प्रेरित करता है, या फिर इथाइलिन है वो जीर्णता को प्रेरित करता है। और कौन से कौन से हार्मोन है जो जीर्णता को रोकते हैं? रोकने में कौन कौन से काम आते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनेज, ये जीर्णता को रोकने में काम आते हैं। और जीर्णता को प्रेरित कौन करते हैं? AB और इथाइलिन। ABA है ये पत्तियों में जीर्णता को प्रेरित करता है, पर्णों में, इसमें पर्णों में प्रेरित करता है। और इथाइलिन है ये फलों में प्रेरित करता है जीर्णता को। हमने विस्तार से देखा था इन चीजों को भी। ABA हार्मोन पर्णों में जीर्णता को प्रेरित करता है, और इथाइलिन है ये फलों में जीर्णता को उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि फलों में जीर्णता को कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है और पर्णों में कौन सा करता है। फलों में इथाइलिन आ गया और पर्णों में ABA एसिड, ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। लास्ट टॉपिक बच रहा है 2 मिनट का। ये क्या होता है? विलगन।
जो मातृ पौधे होते हैं उसमें पत्तियां, पुष्पों का, फलों का परिपक्व होने से पहले ही गिर जाना क्या कहलाता है? विलग्न कहलाता है। विलग्न एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक जैविक प्रक्रम है। जैविक प्रक्रम जो कोशिकाओं में परिवर्धन के कारण होता है। विलग्न क्या होता है? कोशिकाओं में परिवर्धन के कारण। इस क्षेत्र की कोशिकाओं के मध्य में पट्टिका का निर्माण होता है। जैसे ये कोई सेल है, प्लांट सेल, ये कोई प्लांट सेल है। इस सेल के बीच में एक पट्टिका का निर्माण होगा, यह है पट्टिका, और इसकी जो बाह्य भित्ति होती है वहां पर निर्माण होगा पैक्टिनेज और सेल्यूलोज का निर्माण होगा। जैसे रेड कलर की ये सेल है, इसके बीच में पट्टिका का निर्माण हो गया, और बाह्य भित्ति पर ये ब्लू कलर की हो गई सेल्यूलोज और ऑरेंज कलर की हो गई पैक्टिनेज। इनका निर्माण कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, इन क्षेत्रों के जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, वो मुलायम होकर कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर ये टिश्यूज मुलायम और कमजोर हो जाते हैं। जो इस स्थान पर एक विलग्न परत बन जाती है, जो नीचे की कोशिकाओं को पृथक कर देती है। नीचे की कोशिका को पृथक कर दिया, ऊपर की अलग हो गई। अब तेज हवाओं के झोंके से और कुछ अन्य कारकों से, तेज हवाएं व अन्य कारक, पादप अन्य कारण से या फिर अन्य कारक से पादप अंग विलग्न वाले स्थान से टूटकर गिर जाते हैं। इस प्रकार से विलग्न प्रक्रिया होती है। विलग्न प्रक्रिया कौन से हार्मोन के कारण होती है? हार्मोन है, आपने पढ़ा होगा, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये अहम भूमिका निभाता है विलग्न में। विलग्न में क्या होता है? पत्तियां, पुष्प और फल परिपक्व होने से पहले गिर जाती है। एक बायोलॉजिकल प्रक्रम है, यानी एक बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रम है जो कोशिकाओं में परिवर्धन के कारण होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं के मध्य में पट्टिका और बाह्य भित्तियों का पैक्टिनेज और सेल्यूलोज का क्या बन जाता है? निर्माण कर लिया जाता है, जिससे इन क्षेत्र के जो टिश्यूज होते हैं, तक होते हैं, वे मुलायम और कमजोर हो जाते हैं तथा इस स्थान पर एक विलग्न परत बन जाती है जो नीचे की कोशिका को अलग कर देती है। तेज हवा के झोंकों से और अन्य कारकों के कारण, कोई भी कारक हो सकते हैं, पादप अंग विलग्न वाले स्थान से टूटकर गिर जाता है। इस प्रक्रिया में, विलग्न प्रक्रिया में ABA हार्मोन है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।